हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आपके लिए उत्तराखंड ईयर बुक, जिसको हम बिनसर बुक के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग पूरा कंप्लीट करा रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या करने वाले हैं ये मैंने आपको पिछले 2 दिन में अच्छे से बता दिया है। मैं फिर भी आपको थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर बता देना चाहता हूँ। लगभग हमारा 1 मंथ के अंदर अंदर इस बुक के अंतर्गत 40 जो टॉपिक हैं उसको अच्छे से हम कंप्लीट करने वाले हैं। आज ये मेरा तीसरा दिन है। आप लोगों ने अगर मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके पहले उसे देख लें। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखो, मैं बस आप लोगों के लिए सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टों को लेकर आता हूँ। पूरी बुक यहाँ पर हम नहीं कंप्लीट करेंगे। जैसा जो जो चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट होती हैं मैं पहले ही उसमें से लाइन मैंने पूरी बुक पढ़ रखी है। उसमें इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मैंने वो पहले से लाइन बना रखी है। आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी एक रफ कॉपी लानी है या कैसे भी कॉपी अपना नोटबुक लाइए। उसमें उस जहाँ पर मैंने लाइन खींची है उसको आपको राइट डाउन करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट इस टॉपिक से अगर बनेंगे तो आपका बिल्कुल वहाँ से छूटेगा नहीं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमने क्या क्या कर लिया पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे बता देता हूँ। उत्तराखंड सरकार की प्रमुख नीतियों को हम कर चुके हैं। उत्तराखंड में संचालित कुछ प्रमुख योजनाओं को भी हम कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ से 1 और 2 नंबर के प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाएं हैं। आप चाहे कांस्टेबल ले लीजिए, पटवारी, लेखपाल, वन आरक्षी, जितने भी आपके आने वाले प्रश्न पत्र हैं उसको यहाँ से आप देखेंगे। यहाँ पर पक्का आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। आज हम क्या करने वाले हैं उसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आज हम लोग उत्तराखंड की संस्थापनाओं को अच्छे से पूरा करेंगे। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो, जिन संस्थापनाओं को लगभग 100 साल पूरे हो चुके हैं उनको अच्छे से समझेंगे, और दूसरे उनको समझेंगे जिसमें शैक्षिक 100 संस्थान और संग्रहालय होंगे उनको समझ रहे होंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें मैं सिर्फ आप लोगों को इसके ईयर बताऊंगा। जैसे मैं आपको नेहरू पर्वतारोहण संस्थान बताऊंगा तो आपको उसका ये पता होना चाहिए इसकी स्थापना कब हुई और ये क्यों ये हमारे अस्तित्व में आया, क्या इसके रीजन थे, इसको हम थोड़ा सा समझा रहे होंगे। ज़्यादा इस पर बहस नहीं करेंगे क्या उसका इतिहास था, क्या चीज़ें था, क्योंकि हमारे पेपर में सिर्फ 1 लाइन क्वेश्चन बनते हैं। आप सब लोगों को, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर नहीं देखा है तो आपको सीधे डायरेक्ट पता लग जाएगा। प्रश्न पत्र आपके डायरेक्ट सीधे नंबर आपके अगर देखेंगे तो सनवाइज बनते हैं, कब ये हुआ था ये आपको पूरा अच्छे से डेट के साथ पता होना चाहिए। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के तौर पर भी थोड़ा सा कुछ बता देना चाहता हूँ। जैसे कि ये हमारा सिलेबस है उत्तराखंड का, आप सब जानते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं तो पहला वाला तो जो है ये हमारा भूगोल का है, ठीक है, इसको भी हम कंप्लीट कर रहे होंगे। वो ये हमारा याला पोर्शन है, ठीक है, जो हमारा पहला टॉपिक है इसको हम यहाँ से पूरा कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा हम लोगों का इतिहास है, वो मेरा चल रहा है, इतिहास की पूरी सीरीज चल रही है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी पीडीएफ चाहिए, मैंने जो पीडीएफ बना रखी है उसके मैंने खुद अपने हाथ से नोट्स बनाए हैं। अपनी लगभग 3-4 बुकों से कुछ नोट्स बनाए हैं, उनका मैं पीडीएफ बनाता हूँ और अपने आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर देता हूँ। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जोशी सर क्लासेस देवभूमि पर, जोशी सर क्लासेस देवभूमि पर आप लोग जाके क्या करेंगे, आप लोग जाके सर्च करिए टेलीग्राम पर। वहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर मैं एक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा। अगर जिसको नहीं मिलेगा वो टेलीग्राम पे सर्च करे। वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको हर एक टॉपिक से एक एक चीज़ मिल जाएगी। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज के इस लेसन को। मैं चाहता हूँ कि आप बस मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए। जल्दी से इस टॉपिक को हम ख़त्म करके कल से भूगोल का सेशन स्टार्ट करेंगे जो इस बुक के अंतर्गत है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों का जो मैंने आपसे बोला था, देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, यालेस के अंतर्गत उत्तराखंड की संस्थापनाओं में सबसे पहले आपका आता है एनआईएम। एनआईएम क्या है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। इसकी स्थापना कब होती है इसको हम देख लेते हैं। देखो मैंने लाइन पहले ही खींच रखी है। 14 नवंबर 1965 को उत्तरकाशी में निम, यानी जिसको एनआईएम कह रहे हैं, की स्थापना होती है। इसको निम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एनआईएम भी कह सकते हो, निम भी कह सकते हो। नेहरू पर्वतारोहण की स्थापना 14 नवंबर 1965 में होती है। दूसरा आप लोगों को क्या लिखना है, अब तक
अब तक भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता सुश्री विजेंद्री पाल। सबसे कम उम्र की, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, सबसे कम उम्र की कौन सी ऐसी मतलब शिक्षित हो चुकी हैं एनआईएम से, उनका नाम बताइए। तो कृष्णा पाटिल एवं तासी नुसिकी है। याद रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनमें सुमन कुटियाल, लवराज सिंह धर्मसक्तु और दशरथ विश्वेश्वर सेमवाल, अर्जुन वाजपेयी एवं पूनम राणा आदि कई नाम शामिल हैं। देखो यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा, सीधे डायरेक्ट आपसे पूछ लेंगे इनमें से किन्होंने शिक्षित हो चुके हैं एनआईएम से, या फिर ये पूछ लेंगे इनमें से कौन पर्वतारोही हैं। तो आपको इन सब के नाम पता होने चाहिए जिनके मैंने नाम बता दिए हैं। इसमें यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इतना सारा कि इसकी क्या इतिहास था। ये इतिहास देखो आप लोगों को पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ इसके किससे मतलब होना चाहिए, ये 14 नवंबर 1965 उत्तरकाशी में हुआ है। और ये यहाँ पर कौन कौन इंपॉर्टेंट हैं उनके मैंने नाम आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली, जिनको 100 साल पूरे हो चुके हैं। देखो यहाँ लिखा है जो अपनी शताब्दी पूर्ण कर चुके हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हम भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ये कब हुई, इसकी स्थापना वर्ष है 1767। याद रखना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें ये वाला सबसे पहली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम डाक टिकट 1854 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ही मुद्रित किया गया था। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही है। दूसरा क्या है, 1855 में कश्मीर के त्रिकोण आरंभ हुआ, जिसके फलस्वरूप नंगा पर्वत और केटू की चोटियों की ऊंचाई लगभग 1900 फीट निर्धारित की गई थी। ठीक है, इसी के द्वारा देखो इसकी स्थापना क्यों की गई ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा बता देता हूँ मैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत के सबसे पुराने विभागों में से एक है, जो अपनी स्थापना का लगभग 255 साल पूरे कर चुका है। यह न केवल भारतीय बल्कि उत्तराखंड की भी एक पुरानी संस्था है। यह विभाग देश के प्रत्येक भू सर्वेक्षण तथा मानचित्र बनाने के लिए उपयोगी है। अब आपको पता लग चुका होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जिसको मैप यानी मानचित्र मैप होता है, ये पूरा का पूरा और जितना भी भू सर्वेक्षण होता है उन चीज़ों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये प्रारंभ में यह भूकर अन्य सर्वेक्षण जैसे वनस्पति प्राणी विज्ञान भूगर्भ वन सर्वेक्षण आदि का कार्य करता था, परंतु बाद में इसको भू मानचित्रों की आवश्यकता और मांग बढ़ाने पर क्षेत्र विशेषज्ञों के निर्देशन में वनस्पति सर्वेक्षण प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण वन सर्वेक्षण भूगर्भ सर्वेक्षण और पुरातत्व सर्वेक्षण अलग अलग स्थापना की गई है। आप जैसा कि देख रहे होंगे, मैं सिर्फ आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, दूसरा अब हम चलेंगे अपने दूसरे वाले पर। वो दूसरा है आपका सेंट पॉल्स चर्च। सेंट पॉल चर्च ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, ये मसूरी में है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखो ये जो था ये आपका देहरादून में था। ठीक है, ये देहरादून में था। निम जो है ये उत्तरकाशी में था। ठीक है, मैं आपको साथ साथ बिल्कुल अच्छे से बता रहा हूँ। निम की स्थापना 14 नवंबर 1965, ये आपकी भारतीय सर्वेक्षण 1767 में आपका मैं कह सकता हूँ देहरादून में हुई। फिर उसके बाद सेंट पॉल चर्च जो है आपका 1840 में हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये मसूरी के लंडौर कैंट में 4 दुकान के निकट 1840 में बना। यह ऐतिहासिक पहले चर्च मसूरी का तीसरा पुराना चर्च है। मसूरी एक ऐसी जगह है जहां एक ही पहाड़ी पर ईसाइयों के 3 अलग अलग मतलब आपसे मैं बताना चाहता हूँ, देखो 3 प्रकार के चर्च होते हैं यहाँ पर, तीनों प्रकार के चर्च हैं। कहाँ पर, मसूरी के अंतर्गत। पहला चर्च कौन सा है, सेंट पीटर्स चर्च है जिसको रोमन कैथोलिक कहते हैं। सेंट पॉलेस चर्च है जिसको प्रोटेस्टेंट कहते हैं। तीसरा है कैलॉग मेमोरियल चर्च। वर्तमान में यह सभी चर्च उत्तर भारत की ईसाई सभा CNI द्वारा संचालित किए जाते हैं। सेंट पॉलेस चर्च जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसका स्थापना कब होती है, उसकी स्थापना होती है 1 मई 1840। ठीक है, आपको बस इतना ही करना है। कहाँ पर है, मसूरी में है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद आता है लंडौर
लैंग्वेज स्कूल ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी स्थापना भी कब होती है इसको देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1870 में होती है। ये डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं, मैं इसलिए आपको यहाँ पर लिखवा भी रहा हूँ, ठीक है। 1870 में होती है। और अगर मैं बात करूँ कहाँ पर है, ये भी मसूरी में है, ठीक है। इसके अंतर्गत अगर मैं आपसे कहूँ थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ, ये आपका क्या कहते हैं, हिंदी भाषा सहित संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, गढ़वाली, कुमाऊनी बोली भाषा को लगभग 1870 ईस्वी से विदेशी तक बिना किसी रुकावट के पहुंचा रहा है। फिर उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं। इसमें इसमें क्या है, 1870 के आसपास कैनेडियन नागरिक व विक्टोरियन चर्च के सदस्य पादरी H.S. कैलॉग, याद रखना क्या कहा मैंने, H.S. कैलॉग ने इस स्कूल की स्थापना की थी। ये एक स्कूल है जहाँ पर चर्च है, उससे ही थोड़ा दूर पर ये एक स्कूल भी है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, 1975 में ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज नामक पुस्तक किसने लिखी है। ये देखो प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं, सीधे डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ये प्रश्न कितनी बार आपका उसमें आया है, ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज। इसके लेखक कौन है, एस एच कैलॉग, याद रखना H.S. कैलॉग हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1910 से पहले लैंग्वेज स्कूल चाइल्ड्स लॉज में था। प्रारंभ में हिंदी पाठ्यक्रम में 2-2 वर्ष की अवधि के होते थे, लेकिन 1970 के बाद अवधि 3 से 6 माह तक की कर दी गई है, ठीक है। ये चीज़ें ज़्यादा पढ़ने की नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए लंडौल लैंग्वेज स्कूल कहाँ है, मसूरी में, 1870 में हुआ। उसके बाद ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल के बारे में पढ़ते हैं। इसकी स्थापना वर्ष कब है, 1888 है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मसूरी और देहरादून मार्ग पर है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका मुक्तेश्वर प्रयोगशाला। मुक्तेश्वर प्रयोगशाला के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1893 कितना है, 1893 में है। ये नैनीताल के मुक्तेश्वर में है, इसको आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लूँ, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पशु चिकित्सा विज्ञान की विख्यात प्रयोगशाला, जिसे भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान यानी मक्का की संज्ञा दी जाती है, नैनीताल जनपद के मुक्तेश्वर स्थान में है। 1893 में ब्रिटिश सरकार ने यहाँ इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी स्थापित की थी। प्रयोगशाला की निर्माण योजना तथा स्थापना का श्रेय किसे जाता है, ये देख लो। ये डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ठीक है। किसे, एल्फ्रेड लिंगार्ड ने इसको बनाया था। ये देखो, ये सीधे डायरेक्ट बनते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना वर्ष कभी 1893, इसको बनाया किसने, श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड को जाता है। डॉक्टर लिंगार्ड सुप्रसिद्ध जर्मन जीवाणु विज्ञानी मानव चिकित्साविद थे। जिस समय प्रयोगशाला निर्माणाधीन थी, डॉक्टर लिंगार्ड ने घोड़ों का चिकित्साविद थे, याद रखना जो मैं आपसे बता रहा हूँ, ठीक है। सर्रा रोग की शोध किसने करी, ये डायरेक्ट प्रश्न बहुत बार बनता है, तो आपको पता होना चाहिए। सर्रा रोग भी लिंगार्ड ने किया था शोध, ठीक है। प्रयोगशाला का प्रमुख उद्देश्य पशुओं के संक्रामक रोगों को बचाव के उपायों से खोज करना था, ठीक है। यही चीज़ें थी, इसके बारे में आपको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। 1893 में हुआ, इसको किसने बनाया, लिंगार्ड ने बनाया। और एक सर्रा नाम का एक शोध किया है, जो किनके लिए है, याद रखना, गौ पशुओं के पर शोध किया था इन्होंने, ठीक है। ये आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, घोड़ों और गौ पशुओं पर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं राजभवन नैनीताल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब होती है, 1897 में होती है। इसके बारे में आपको मैं कभी और बता दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत अपने आप में, अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इसकी बहुत ज़्यादा अपनी एक अलग से इतिहास है। इसको हम अलग से पढ़ेंगे कि जब मैं जिस दिन नैनीताल का पूरा पोर्शन करा रहा हूँगा, तो उस दिन आपको अच्छे से बताऊँगा 1841 से पूरा नैनीताल कैसे करके 1840, फिर धीरे धीरे करके कैसे करके आपके 56 तक, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट, ये पूरा नैनीताल में, ये यहाँ से जितने भी हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसको आपको अच्छे से मैं उस टाइम बताऊंगा पूरा नैनीताल में। आपको सिर्फ अभी क्या करना है, राजभवन कहाँ है, नैनीताल में है। इसकी स्थापना कब होती है, 1897 में। उसके बाद दून रेलवे स्टेशन कहाँ है, 1900 में, याद रखना, ये 1900 में पहली बार, अगर मैं कहूँगा कि दून में यानी देहरादून में रेलवे कब आई, तो आपको पता होना चाहिए 1900 में आई है। ये प्रश्न बने हैं, डायरेक्ट यहीं से बनते हैं। आपको आज दिख रहा होगा जिन लोगों ने
वन दरोगा सॉरी जिन लोगों ने वीडियो के पेपर खनिज सहायक के पेपर दिए होंगे वो अच्छे से जानते होंगे कि ये प्रश्न देखो डायरेक्ट यहीं से उठते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँगा वुड स्टाक स्कूल ये कब हुआ? 1901 में हुई है। इसके बारे में इतना सारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे डायरेक्ट इतना कर लो। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो आप मेरे से PDF ले सकते हैं। अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम लोग जल्दी जल्दी इसको पूरा कर रहे हैं क्योंकि मुझे अभी आगे और भी पढ़ाना है। महादेवी कन्या पाठशाला 1902 में हुई है, याद रखना। महादेवी कन्या पाठशाला 1902 में हुई है। ये कहाँ पर है, ये किसने करी, इसको मैं बता देता हूँ। श्रीमती महादेवी भटनागर। कौन है? श्रीमती महादेवी भटनागर द्वारा देहरादून में स्थित लिंटन रोड में 15 सितंबर 1902 में 6 छात्रों के साथ आरंभ की गई थी। कब हुई? 15 सितंबर, ये देख लें। और किसने करा? महादेवी भटनागर ने। कहाँ की? देहरादून में। बस इससे ज़्यादा आपको इसमें भी कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद अल्मोड़ा डाकघर कब बनाया गया? 1905 में बनाया गया। आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है, अल्मोड़ा जेल और अल्मोड़ा थाना की स्थापना कब हुई? आप ये मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे। बस आपके लिए इतनी छोटी सी मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, अल्मोड़ा जेल और अल्मोड़ा थाने की स्थापना कब होती है? ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान ये कब हुआ? FRI कहते हैं इसको, जिसको ये 1906 में हुई है। इसके बारे में भी मैं अलग से बताऊंगा। जिस दिन मैं देहरादून का पूरा पोर्शन करा रहा हूँगा तो उस दिन मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा। बस आप मेरे साथ बिल्कुल अच्छे से बने रहिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ से प्रश्न डायरेक्ट वन लाइनर बनते हैं वो मैं डायरेक्ट बता दूंगा। देखो FRI से भी पहले पहले बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, इन सबको हम अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, आप मुझे बताएंगे फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी कब लाई गई? फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी उत्तराखंड में कब लाई गई? आप इसका मुझे कमेंट सेशन में उत्तर दीजिए। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं उत्तर भारत का प्रथम विद्युत गृह ग्लॉगी परियोजना। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कौन सी नदी पर है, कहाँ पर है, ये याद रखना। ग्लॉगी परियोजना 1907 की है, याद रखना। 1907 की पहली विद्युत गृह परियोजना है। ठीक है, इसको अच्छे से मैं आपको आगे बताऊँगा। अब हम स्टार्ट करते हैं शैक्षिक संस्थान की ओर। देखो शैक्षिक संस्थान हमारे बहुत सारे हैं, आपको बस मेरे साथ कोऑपरेट करना है। मैं जल्दी जल्दी इसको करा रहा हूँ। अगर मेरी ये क्या कहते हैं, जो मैं आपको वीडियो करा रहा हूँ, अगर इसकी स्पीड तेज़ हो रही है तो आप इसकी स्पीड एक नीचे कर सकते हैं। मैं इसको सिर्फ आपको पूरा आज कंप्लीट कराकर ही इसको पूरा टॉपिक को ख़त्म कर रहे होंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला आता है GV पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड सेंटोलियन डेवलपमेंट, कोसी अल्मोड़ा के अंतर्गत है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये आपका है वही जो मैंने आपको बताया 1906, वही वाला है। ये इस संस्थान की स्थापना 1906 में हुई। 1200 एकड़ में फैले इस संस्थान में टिम्बर म्यूजियम, मिनोर फॉरेस्ट प्रोजेक्ट म्यूजियम, सिल्वीकल्चर, सोशल फॉरेस्ट्री एवं पैथोलॉजी म्यूजियम भी है, याद रखना। ठीक है, इसकी स्थापना कभी मैं पहले बता चुका हूँ। भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मुक्तेश्वर में है, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून के अंतर्गत है, याद रखना। पेट्रोलियम संस्थान की स्थापना कब होती है? ये 1960 में होती है। ठीक है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 1956 में इसका कार्यालय कहाँ लाया गया? देहरादून में लाया गया। इससे पहले याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें स्थापित किया गया था 1956 में। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं राजकीय वेधशाला नैनीताल कहाँ पर है? राजकीय वेधशाला नैनीताल 1954 में बनारस में थी। उसके बाद 1955 में इसको नैनीताल में लाया गया, जिसको एरिज के, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको एरिज के नाम से भी जाना जाता है। अब आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1955 में जब इसको यहाँ लाया गया था तो इसको पहले शेर का डांडा में लाया गया था। 1961 में इसको कहाँ पर लाया गया? मैनोरा पीक के अंतर्गत लाया गया। ठीक है, यही चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अभी हाल ही में यहाँ पर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ी दूरबीन है, इसको बनाने का श्रेय किसको जाता है? संपूर्णानंद दूरबीन भी है, याद रखना। और ये 104 सेंटीमीटर इसका व्यास है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो मैं आपको यहाँ सब बता रहा हूँ सिर्फ आपके लिए ये क्विक रिवीजन के तौर पर ही कराया जा रहा है। देखो मुझे
आज ये पूरा करवाना है तो मैं इसे जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, वरना मैं इसको एक एक चीज़ बिल्कुल डीप में भी करवा सकता हूँ। इस चीज़ का हम लोगों पे अब टाइम नहीं है, आप सब जानते हैं। आपका वन लाइनर प्रश्न बनेंगे, वहाँ पर आपके इतिहास से कुछ भी चीज़ पूछी नहीं जानी है, याद रखना। ठीक है, मैं आपसे पहले ही बता रहा हूँ, इतिहास से रिलेटेड सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि ये कब स्थापना हुई और इसको किसने निर्माण किया, इसका कार्य क्या था, ये क्यों ज़रूरी है। इन चीज़ों पर ही आपको ज़्यादा फोकस करना है। ज़्यादा चीज़ आप पढ़ेंगे तो आप कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। वहाँ पर क्वेश्चन 100% मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ आपको ये चीज़ें, कि हम लोग गलत करते ही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मत पढ़ो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। आप लोगों ने जितना भी कर लिया है उस चीज़ को रिवाइज करो। जो जितना रिवीजन करेगा वही सक्सेसफुल हो पाएगा आज की डेट में, वरना ये पेपर इतना आसानी से निकलने वाला नहीं है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, 100 चीज़ें एक साथ पढ़ना बहुत बेकार है। याद रखना, 10 चीज़ों को आप अगर 100 बार पढ़ते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, याद रखना आज की डेट में। ठीक है, जो मैंने बहुत छोटी चीज़ बताई है, 100 टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, और उनको एक बार पढ़ते हैं, कोई भी याद रखना आपको कन्फ्यूजन कर सकता है। अगर आप 10 टॉपिक पढ़ते हैं, उनको 10 बार पढ़ेंगे, मैं गारंटीड के साथ कह सकता हूँ आप उससे ज़्यादा नंबर ला रहे होंगे जो जो 100 टॉपिक पढ़ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ें रहती हैं। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा आगे। देखो, मैं बीच बीच में आप लोगों को मोटिवेट भी करता रहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बोर हो जाएं, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बताता रहता हूँ, और ये चीज़ें आपको करनी होंगी। देखो, अगर नहीं करोगे, थोड़ा तो प्रयास करना पड़ेगा, खाली ऐसी जॉब किसी को नहीं मिल जाती, याद रखना। ठीक है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना 2002 के अंतर्गत हुई। 2002 में कब हुई है तो याद रखना 17 जनवरी 2002 के अंतर्गत। कहाँ हुई है? नरेंद्र नगर टिहरी में हुई है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान, ये कहाँ है? अल्मोड़ा के अंतर्गत है। इसकी स्थापना 1924 के अंतर्गत हुई है। इसकी स्थापना किसने की थी? बोसी सेन ने की थी। किसने की थी? बोसी सेन ने की थी। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। 1924 में हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर श्रीनगर में है। ठीक है, दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र कहाँ है ये भी देख लीजिए। ये आपका 8 दिसंबर 2006 में देहरादून में की गई थी इसकी स्थापना। ये आपको करना होगा अच्छे से। उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कालाडूंगी के अंतर्गत बनाया गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आज आपको कर दी। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक अलग से हट के चीज़ लाया हूँ, इसको देख लीजिएगा। देखो, ये ऐसा नहीं है कि मैं यहीं पर ख़त्म कर दूंगा ये बुक वाला चैप्टर। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये जो मैंने आपको निशान लगा रखे हैं इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ये बुक इतिहास की बुक है जिन्होंने लिख रखी है। सबसे पहली आती है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, किसकी है? एटकिंसन की है। कुमाऊं का इतिहास, बद्रीदत्त पांडे। कुमाऊं में कूली बेगार प्रथा, डॉक्टर शेखर पाठक। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं यहाँ से, मैं इसलिए करवा रहा हूँ। कोई सा भी आप पुराना पेपर उठाकर देख लो, डायरेक्ट प्रश्न यहीं से बनते हैं, इसलिए मैंने ये करवा रहा हूँ जो मैंने टिक करवाए। लैंसडाउन समाज संस्कृति इतिहास, संपादक अश्वनी कौटनाला 2004 में बनाई थी। कीड़ा पथ उत्तरांचल, ये ये क्या है यहाँ पर? ये इसके बाद अगर चलते हैं कीड़ा पथ से, ये है राजे मोहन उप्रेती जी की है, याद रखना। उसके बाद उत्तराखंड का नवीन इतिहास किन्ने करी है? यशवंत सिंह कठोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये देखना, आपको मिलेगा, देखना। उत्तराखंड में समग्र ज्ञान कोश किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बलोडी जी की है। भारत के संरक्षित वन क्षेत्र, ये महेंद्र प्रताप सिंह की है। देखो, यही बहुत इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको अभी बताए हैं, इनको प्लीज़ राइट डाउन कर लेना। देखो, होने को आपके पास लगभग 130 बुक हैं, याद रखना 130 बुक है, जहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते ही हैं। ये मैं एक दिन अलग से दूसरी उसमें लेकर आऊँगा, परंतु आप अभी इनको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, दूसरा आपका आता है स्वतंत्र आंदोलन और स्वतंत्रता उत्तराखंड। आप देखेंगे तो ये मदन मोहन करगेती की है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल और उत्तराखंड, डॉक्टर ब्रजमणि सिलवाल जी की है। अगर मैं आपसे बात करूं नए इरादे युवा सरकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। एक अलग बुक मुझे देखने को मिली तो मैं आपके लिए बता रहा हूं। नए इरादे युवा सरकार, ये किन्होंने इसको किया था? सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा इसको उजागर किया गया था। कब किया गया था? 2021 में ही की गई है। हिमालय राज्य
संदर्भ को जय सिंह रावत 2020 के अंतर्गत इसका संस्करण आया है। देखो ये प्रश्न यहीं से बनते हैं, आपको पता होने चाहिए, सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने आप लोगों के लिए जो जो चीज़ बोली थी मैं आपको ये पूरा लगभग करा चुका हूँ। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें और मुझे लगेंगी वो मैं आपको कमेंट सेशन में या तो लिख दूंगा। यदि आपको लगा हो कि मेरी द्वारा आपको अच्छा पढ़ाया गया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कल हम लोग इसके भूगोल की तरफ चलेंगे। कल से हम लोग इसके टॉपिक का भूगोल वाला पूरा चैप्टर इसको अच्छे से कर रहे होंगे। इसमें आप देख रहे हैं कितने सारे हैं, इसको हम जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर रहे होंगे। मैं वादा करता हूँ आज हमारे पास कितनी तारीख है, आज हमारे पास 12 तारीख है और 20 तारीख तक हम इस पूरे पोर्शन को कंप्लीट कर देंगे। बस आप मेरे साथ बने रहिए। ऐसी 20-20 मिनट 25-25 मिनट की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। मिलते हैं कल दूसरी क्लास में। ओके, थैंक यू, टाटा, गुड बाय।